पलस्तर था वो इस बात का पलस्तर था कि कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। हमारा आप आदमी मार दो और उसके बाद हम सड़क से आप बोलें कि आप यही हमारी बात सुन लो। किस लिए हैं तुम्हारे ये सारे सेटअप और सारी व्यवस्थाएं? कैसे ये अधिकारी सीजीपीएससी और यूपीएससी क्रैक करते हैं? ये लॉजिक है। जितने जिम्मेदार ये लोग हैं, ये अधिकारी और ये तमाम नेता, उतनी जिम्मेदार जनता को भी मैं मानता हूँ। आप एक बार जब किसी भी संकट में पड़ते हैं तो ये बोलते हैं ना, मीडिया को बता दूंगा। वो मीडिया वाला मर रहा है, आप किसको बताओगे? बड़ी कदम उठाएगी सरकार, पत्रकारों के हित में सोचेगी इतनी बड़ी घटना के बाद में। तो शेरों से भी कम बचे हैं प्रदेश में रीढ़ वाले पत्रकार। सेव द टाइगर से ज्यादा सेव द जर्नलिस्ट जरूरी है। कितनी प्रताड़ना दी गई होगी उन्हें, मतलब कितना तड़पाया गया होगा एक पत्रकार जो जनता के हित के लिए लिखता है। कभी कभी होता है जिला प्रशासन और पुलिस के जो अधिकारी होते हैं व्यवस्थाओं को और जकड़ देते हैं। पत्रकार सुरक्षा कानून और ये सब जो बात होती है सब फालतू की बातें हैं। ये एक गैर जरूरी संस्था है राजभवन, और जो पत्रकार उनके दरवाजे से ऐसे निराश लौट जाए तो आप सोच सकते हैं कि बाकी जो है आम लोगों की क्या कदर है। वैसे लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि हम उनके किसी भी इस तरह की घटना से डरने वाले नहीं हैं। हम और मजबूती से उनके खिलाफ लड़ेंगे और मुकेश चंद्राकर को न्याय तो दिलाना ही है। जो घटना घटी, हमने देखा है कि ऐसी फिल्मों में ऐसी चीज़ें होती है। हमको दृश्यम फिल्म याद है कि किस तरीके से वहाँ पे लाश को ठिकाने लगाया जाता है, वैसे ही ठिकाने लगाने की कोशिश मुकेश चंद्राकर की लाश को किया। छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की मौत हुई है। मौत के बाद में पत्रकारों में लगातार आक्रोश देखा जा रहा है। पत्रकार जो है रायपुर में राजभवन पहुंचे हुए थे ज्ञापन देने के लिए, कि ज्ञापन नहीं लिया गया। हमारे यहाँ सुमन भैया हैं, दैनिक भास्कर के संवाददाता है। सुमन भैया से बातचीत करें। भैया, बस्तर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की मौत हुई है, लगातार आक्रोश है पत्रकारों में। अभी राजभवन भी गए थे, राजभवन में क्या कुछ बातचीत हुई? देखिए, बीजापुर के युवा पत्रकार साथी, उनके साथ हम लोगों ने वर्क भी शेयर किया। मुकेश चंद्राकर को एक ठेकेदार ने मार दिया, मारकर अपने घर के अहाते में एक सेप्टिक टैंक में उसकी लाश को दफनाया और ऊपर से पलस्तर कर दिया। वो जो पलस्तर था वो इस बात का पलस्तर था कि कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। मैं एक पत्रकार को मारकर अपने घर के एक टैंक में गाड़ दूंगा, ऊपर से सीमेंट चढ़ा दूंगा। वो सीमेंट इस बात का पुख्ता करता है, वो सीमेंट इस बात को कि कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। और आज आप देखिए कि इतनी बड़ी घटना के बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश में ये घटना हो गई। एक पत्रकार को इस तरीके से मार दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने भ्रष्टाचार से जुड़ी खबर लिखी। आप उसको मार देते हैं। अगले दिन राजधानी रायपुर के ये तमाम पत्रकार यहाँ आए हैं छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े या प्रतिष्ठित नागरिक राज्यपाल से मिलने हैं, तो वो उन पत्रकारों को सड़क पर रोक के गेट बंद कर दिया जाता है कि भाई राज्यपाल नहीं मिलेंगे या नहीं है, आप अपना सड़क पर ही हमें अपनी बात बता दीजिए। हम सड़क पर बात बताएंगे। अब ये स्थिति हो गई है छत्तीसगढ़ की। हमारा आप आदमी मार दो और उसके बाद हम सड़क से आप बोलें कि आप यही हमारी बात सुन लो। किस लिए हैं तुम्हारे ये सारे सेटअप और सारी व्यवस्थाएं? सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कि आप मीडिया को बुलाएं, यूज करें, अपनी खबरें बताएं और भेज दें। जब उसके ऊपर कोई बात हो तो आप उसकी बात ही नहीं सुनेंगे। किस बात की शपथ ये लोग लेते हैं? कैसे ये अधिकारी सीजीपीएससी और यूपीएससी क्रैक करते हैं? ये लॉजिक है कि आप पत्रकारों का गेट बंद करके उन्हें सड़क पे बैठने को मजबूर कर दें, उनकी बात ही ना सुने। ना हम कोई बस जलाते हुए आ रहे थे, ना ही हम अपनी कोई 3000 रुपए वेतन बढ़ाने की बात करने आए हैं। हम ये बोलने आए कि हमारा एक साथी मर गया है, उस पर कार्रवाई कीजिए। और इसके बाद वो लोग ये बात नहीं सुन रहे हैं। जितने जिम्मेदार ये लोग हैं, ये अधिकारी और ये तमाम नेता, उतनी जिम्मेदार जनता को भी मैं मानता हूँ, क्योंकि जनता की बात लिखते हुए मारे जा रहे हैं। हम जनता के लिए सवाल उठाते हैं, इससे हमारा कोई फायदा नहीं होता है। आपका पैसा है, आपका टैक्स है, वो अगर कहीं भ्रष्टाचार में लग गया, उसके लिए खबर लिखेंगे तो हम मार दिए जाएंगे। तो कौन करेगा फिर भ्रष्टाचार की बात? जनता के पास इतना टाइम नहीं है। 60 सेकंड तो ट्रैफिक सिग्नल में खड़े नहीं हो सकते आप, उसमें भी आपको तोड़ के जाना होता है। और रिपोर्टर तब उस स्थिति में आपकी बात को लिखता है। अब जब आप उसकी हत्या होती रहेगी और समाज चुप रहेगा, लोग चुप रहेंगे, तो कौन करेगा बात? ये मैं जनता से पूछ रहा हूँ। आप मत किसी राजनीतिक पार्टी का साथ दीजिए, मत किसी आइडियोलॉजी के पीछे जाइए, लेकिन जो पब्लिक की बात कर रहा है एटलीस्ट उसकी तो सुनिए। आप एक बार जब किसी भी संकट में पड़ते हैं तो ये बोलते हैं ना, मीडिया को बता दूंगा। वो मीडिया वाला मर रहा है, आप किसको बताओगे? ये ऐसे में पत्रकारिता सुरक्षा कानून की जब बात होती समझ ही नहीं आता। पत्रकारिता सुरक्षा कानून कहाँ है, पत्रकार सुरक्षा कानून क्या? लगता है कि सरकार इस इतनी बड़ी घटना के बाद कोई बड़ी कदम उठाएगी सरकार, पत्रकारों के हित में सोचेगी इतनी बड़ी घटना के बाद में। देखिए, पत्रकार सुरक्षा कानून से जो बेसिकली मतलब ये निकल कर आता है कि पत्रकार के साथ जब कोई घटना हो तो उसे विशेष धाराओं और विशेष प्राथमिकता के साथ उस पर कार्रवाई हो। ये पत्रकार सुरक्षा कानून का लब्बो लुआब है। अब आप जब देख रहे हैं कि एक पत्रकार मर गया
और 150 पत्रकार राजभवन जाते हैं ये बोलने के लिए आप हमारी बात सुन लीजिए, तो वहाँ उनको घुसने नहीं दिया जाता है। तो अब पत्रकारिता कानून लागू होगा या पत्रकारों को सेव करने के लिए कोई आइडियोलॉजी आएगी, मुझे इसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं है। शेरों से भी कम बचे हैं प्रदेश में रीढ़ वाले बाघ, और शेरों से भी कम बचे हैं प्रदेश में रीढ़ वाले पत्रकार। सेव द टाइगर से ज़्यादा सेव द जर्नलिस्ट जरूरी है। ऐसे ही मरते रहेंगे तो आपकी बात और आपके सवाल पूछने के लिए कोई बचेगा नहीं। ये इस घटना के बाद में मुकेश चंद्राकर की मौत हो गई है। मुकेश चंद्राकर का वीडियो बस्तर की जर्नलिज्म पत्रकारों का रायपुर से जो पत्रकार बस्तर जाते थे, मुकेश चंद्राकर से लगातार उनकी लगाव होती थी। आपके जहन में कोई याद हो मुकेश चंद्राकर का, ऐसी कोई याद? मैं साल 2000 अभी लेटेस्ट जो लोकसभा चुनाव है उस दौरान ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए गया हुआ था बीजापुर। वहाँ पर मेरी मुकेश से बात मुलाकात हुई थी। वो चूँकि वहाँ रहते हैं लोकल लेवल पे, वो सारी चीज़ों की उनकी पकड़ है, तो हम जब भी शहर से यहाँ से जाते हैं तो उनसे लोकल इनपुट हम लिया करते थे। मेरी भी उनसे इस चीज़ को लेकर बातचीत हुई थी, वहाँ की पॉलिटिकल सिनेरियोज को लेकर, नक्सल मूवमेंट्स को लेकर मेरी बातचीत हुई थी। और एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जब आप अपना सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं और मुकेश की तस्वीरें आप देख रहे हैं, तब आप एक बात और एक किस्सा अपने जहन में रखिए कि आज से ठीक से 3.5 से 4 साल पहले सीआरपीएफ के एक जवान का, जो कि सीआरपीएफ के कोबरा कमांडो का हिस्सा था, उसका किडनैप हो गया था। उसे नक्सलियों ने किडनैप किया था। जब उसे किडनैप कर लिया गया, लगभग 3 से 4-5 दिन बीत चुके थे। फोर्स उसे वहां से रिकवर करने में अपना काम नहीं कर पा रही थी। फोर्स उस तरीके से अंदर नहीं जा रही थी, क्योंकि अगर फोर्स पूरे दमखम के साथ जाती तो जवान शायद बचता नहीं। तब फोर्स ने मुकेश चंद्राकर से बात की थी और वहां के स्थानीय पत्रकारों से बात की थी कि आप एक मैसेज नक्सलियों तक कन्वे करें और जवान को सुरक्षित निकालने के लिए बातचीत करें। तब मुकेश चंद्राकर ही वो आदमी था जो अपनी बाइक लेकर अंदर गया, नक्सलियों से उसने बातचीत की, एक समझौते की स्थिति को लेकर आए। उनके माइंडसेट को वो बहुत अच्छी तरीके से जानते थे। आप समझिए कि बिना कोई गोली चले, बिना कोई ऑपरेशन हुए, एक सीआरपीएफ के कमांडो को वो अपनी बाइक पर बैठाकर नक्सलियों के अंदरूनी इलाके से लेकर बाहर आया। ऐसा ऑपरेशन, जिस ऑपरेशन को करने के लिए आपको आईएएस लगते हैं, आईपीएस लगते हैं, कमांडोज की टीम लगती है, बिना किसी के एक रिपोर्टर ये करके उसको ले आता है और उसे मारकर फेंक दिया जाता है, और छत्तीसगढ़ के जिम्मेदार उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये थे मुकेश चंद्राकर। सुमन भैया ने जो कहानी बताई उस कहानी को समझिए। सुमन भैया पूरी कहानी बता दी है। मुकेश चंद्राकर बस्तर में नक्सलियों के बारूद गोले से बच गए, लेकिन ठेकेदारों से नहीं बच पाए। इसीलिए जो छत्तीसगढ़ भर के पूरे पत्रकार हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं और लगातार मुकेश चंद्राकर के लिए न्याय की बात कर रहे हैं। सिद्धार्थ भैया भी हैं, सिद्धार्थ भैया से ही बातचीत करेंगे, दैनिक भास्कर के संवाददाता हैं। सिद्धार्थ भैया, मुकेश चंद्राकर की मौत दर्द भरा कहानी है, क्योंकि मुकेश चंद्राकर की मौत के बाद लगातार फेसबुक, ट्विटर में ट्वीट किए जा रहे हैं। क्या लगता है सरकार कोई बड़ा एक्शन, बड़ा कार्रवाई कुछ करेगी मुकेश चंद्राकर की मौत के बाद में? जी, कार्रवाई की बात है तो मुख्यमंत्री ने इस घटना के बाद ही कहा है कि हम एक ट्वीट किया था उन्होंने कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सवाल इस बात का नहीं है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, बात अधिकारियों को भी दिखाइए स्क्रीन पे जो हंसते कपियाते यहाँ खड़े हैं, इन्होंने ही रोका था टीम को जब पत्रकार वहाँ गए थे। कैमरामैन जरा इनकी शक्लें दिखा दीजिए। ये जिम्मेदार अधिकारी हैं जो यहाँ जेब में हाथ डालकर, हाथ पीछे करके जो खड़े हैं, इन्हीं के ऊपर जिम्मा होता है प्रशासन का या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को संभालने का। पत्रकार जब मिलने गए तो ये वो अधिकारी थे जिन्होंने मिलने नहीं दिया, और अब यहाँ पर खड़े होकर हाथ बांध के खड़े हुए हैं तमाशा देखते हुए। देख लीजिए, क्योंकि यही अधिकारी थे जिन्होंने घुसने नहीं दिया था और पत्रकार न्याय की मांग करने गया था, किसी और चीज़ के लिए नहीं गया था। हमारे बीच का एक युवा पत्रकार, हमारे भाई की मौत हुई है, इसीलिए सब में दुख है, सब दुखी है। सिद्धार्थ भैया बता रहे थे आपको। जी, ये जो मैंने कहा कि आपने कहा कि क्या सरकार कुछ एक्शन लेगी या नहीं, सरकार का काम है न्याय दिलाना। लेकिन ये जो घटना घटी है और जिस तरह से सुमन भैया भी बता रहे थे कि उस जगह उसे चुनवा दिया जाना, किसी टंकी को सील कर दिया जाना, उसकी हत्या करने के बाद उसे मारा जाना, मुझे इस बात की पीड़ा है। जब से मुझे इस घटना की जानकारी मिली तब से मैं मुकेश भाई के बारे में मैं सोच रहा हूँ, और मतलब कितनी प्रताड़ना दी गई होगी उन्हें, मतलब कितना तड़पाया गया होगा। एक पत्रकार जो जनता के हित के लिए लिखता है, जनता के हित के लिए भ्रष्टाचार का उजागर करता है, और उसके साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। कहीं ना कहीं आज जितने भी युवा पत्रकार हैं, हम जैसे युवा पत्रकार जो पत्रकारिता के पेशे से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं बहुत दुखी है, बहुत ही आक्रोशित है। लेकिन हमारी भी एक सीमा है, हम क्या कर सकते हैं।
हम अपनी खबरों से ही लिख सकते हैं। अगर हम प्रोटेस्ट करने जाएंगे तो लोग बोलेंगे कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन सबसे दुर्भाग्यजनक बात ये है कि रायपुर में आज जितने पत्रकार साथी राजभवन की ओर जा रहे थे, कूच कर रहे थे, सिंपल से 2 मिनट का काम था, सिर्फ पत्रकार जाते अपनी बात रखते। लेकिन कभी कभी होता है जिला प्रशासन और पुलिस के जो अधिकारी होते हैं व्यवस्थाओं को और जकड़ देते हैं। सीधा जाना था, ज्ञापन देना था, रोक दिया गया। क्या हुआ उसका मतलब, क्या हासिल हो गया आपको? हमारा पत्रकार साथी मरा है, वो भी एक ऐसी खबर को दिखाकर जिसने घटिया सड़क निर्माण हो रहा था। पैसा किसका था? जनता का था। और ये जो हरकत, जो जिस तरह से दुस्साहस जो ठेकेदार ने किया है, कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़े होता है। क्योंकि ठेकेदार, और आज सोशल मीडिया में बहुत सारी चीज़ें ट्रेंड कर रही थी कि सरकार और ठेकेदार, कुछ एक ऐसी चीज़ें बहस चल रही थी कि भाई ठेकेदार की सरकार होती है, सरकार ठेकेदार का नहीं होता, ऐसी कुछ चीज़ें चल रही थी। तो ये बात सही है कि भाई ठेकेदार कोई भी हो, एजेंसियां कोई भी हो, सरकार बदलते रहती है, काम करने वाले वही होते हैं, वही कमीशन का खेल चलता है, जनता के पैसे को बर्बाद किया जाता है, भ्रष्टाचार किया जाता है। लेकिन जो जनता की आवाज़ उठाता है, जो भ्रष्टाचार की पोल खोलता है, उसके साथ क्या सलूक किया जाता है? और जितनी भी जनता है ये वीडियो देख रही होगी, मैं उनसे भी ये निवेदन करूंगा कि आप भी इस गंभीरता को सोचें। सुमन भाई की बात मैं पूरी सुन रहा था, जो उन्होंने बात कही कि एक रीढ़ वाला पत्रकार बहुत ज़रूरी है आपकी आवाज़ उठाने के लिए, बात सही कही उन्होंने। तो आज हम सभी पत्रकार बहुत दुखित हैं, व्यथित हैं, बहुत क्रोधित हैं, लेकिन हम सभी ने अपने क्रोध को अंदर भर रखा है। अब सरकार को जल्द से जल्द इस पर कुछ निर्णय लेना चाहिए। और जो पत्रकार सुरक्षा कानून और ये सब जो बात होती है, सब फालतू की बातें हैं। अगर आपके खिलाफ में अगर पत्रकार लिखने लग गया जाएगा तो आप भी उसके सामने अपनी एजेंसियां बैठा दोगे, उसको अंदर करवा दोगे, उसके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें करोगे। तो कहीं ना कहीं कोई भी सरकारें हैं, कोई भी जो चीज़ें हों, सब दिखावा है। बस पत्रकारों का इस्तेमाल किया जाता है, वो इस्तेमाल होते आ रहा है। और जनता की खबर दिखाकर, हक दिखाकर और भ्रष्टाचार की पोल खोलने का नतीजा यही है कि एक पत्रकार, युवा पत्रकार, जो एक काबिल पत्रकार है, जिसने कई कीर्तिमान गढ़े हैं, जैसे जिन्होंने कोबरा बटालियन से जो थे एक जवान, उनको छुड़ा कर लाया नक्सलियों से, अपने आप में देश में एक ऐतिहासिक घटना है वो। और ऐसे पत्रकार को इस तरह से निर्मम हत्या कर देना, इतनी बर्बरतापूर्वक, मतलब मैं उस दर्द को महसूस कर पा रहा हूँ। मतलब महसूस तो नहीं कर सकता, लेकिन मतलब उनको कितनी प्रताड़ना दी गई होगी। मैं भगवान उन्हें शांति दे। और भाई हमारा मुकेश जो गया है, हम सभी के बीच उसकी यादें रहेंगी। लेकिन जो ये घटना हुई है बहुत ही दुखद है। इतना गुस्सा भरा है मेरे अंदर कि मैं क्या बताऊं, लेकिन उस गुस्सा को मैं दिखा नहीं सकता। यही बात है, बहुत दुख की बात है ये। बहुत जब ये खबर आई सिद्धार्थ भैया, तो मैं भी खबर नहीं बना सका, मैं ही भावुक हो गया था। समझ नहीं आ रहा था कि इसकी खबर कैसे बनाऊं, क्योंकि अपने बीच के एक भाई की मौत हुई है, अपने बीच के एक भाई को मार दिया गया है। जो ठेकेदार लगातार धमकियां देते आए हैं पत्रकारों को मारने की धमकी और कुछ करने की धमकी, वो पत्रकार की मौत कर दी, पत्रकार को मौत के घाट उतार दिया। मैं खुद सहम गया था इस मामले को। जी बिल्कुल, सभी सहम गए थे। और हम कभी ऐसी हम खबर बनाते हैं, धमकियाँ मिलती है पत्रकारों को, ऐसा नहीं है। लेकिन इस तरह से ये जो कृत्य किया गया, जो साहस किया गया, कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ी चिंता का विषय है और इतना दुख का विषय है, मतलब कहने को कोई शब्द नहीं है, जो कि उसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता। उनके परिवार के साथ क्या बीत रही होगी, जो पत्रकार दो धारी तलवार के बीच में बस्तर के पत्रकार काम करते हैं। पूरे बस्तर रीजन में जितने पत्रकार हैं, दो धारी तलवार में काम कर रहे हैं। एक तो नक्सलियों की ओर से भी दबाव, पुलिस के प्रशासन का दबाव, परिवार हमेशा चिंतित रहता है। और इस तरह की घटना आना बहुत ही दुखद विषय है और इसकी जितनी निंदा की जाए बहुत कम है। लेकिन इसमें सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए और एक नज़ीर पेश की जाए, एक ऐसी नज़ीर, एक न्याय की नज़ीर पेश की जाए कि कभी भी किसी पत्रकार के साथ ऐसी घटना ना हो और पत्रकार बेबाकी से अपना काम कर सके, बेबाकी से लिख सके और जनता के मुद्दे और भ्रष्टाचार की पोल खोल सके। बस यही मैं कहना चाहूँगा। बाकी तो चीज़ें, मतलब दुख इतना है और गुस्सा इतना है कि उसे बयां करना बहुत मुश्किल है। ममता दीदी है, ममता दीदी से बातचीत करेंगे। दीदी, मुकेश चंद्राकर की मौत हुई है। मुकेश चंद्राकर की मौत के बाद में सभी दुखी हैं, क्योंकि हमारे बीच का भाई खत्म हुआ है। अभी राजभवन गए थे मुलाकात करने के लिए, क्या कुछ हुआ दीदी? बिल्कुल, देखिए राज्यपाल जो है वो एक माना जाता है कि राजभवन जो है सर्वोच्च संस्था होती है और संवैधानिक अधिकारों के संरक्षक होते हैं। यही सोच करके सारे पत्रकार वहाँ पर ज्ञापन देने के लिए गए थे और हमें सिर्फ इतना था कि हमें ज्ञापन देना था, राजभवन के दरवाजे तक जाकर देना था। लेकिन सड़क पे पत्रकारों को रोक दिया गया और उसके बाद जो है वो जिस तरीके से हम वापस लौटे, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी कद्र जो है वो पत्रकारों की रह गई। तब जब हमारे एक साथी को इतनी बुरी तरीके से मारा गया, उसका दोष इतना ही था
कि वो उसने 120 करोड़ का जो सड़क बनी थी उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ था उसको उजागर किया था, और जिस ठेकेदार के खिलाफ उजागर किया था उसके कारनामे सभी को पता थे, लेकिन किस तरीके से उसको हर तरह का संरक्षण प्राप्त था। और इसी बात को लेकर हम जा रहे थे कि ताकि कोई दूसरा मुकेश चंद्राकर ना हो, किसी को जो है दोबारा इस तरह की चीज़ें ना हो और उसके परिवार को न्याय मिले। लेकिन आप देख सकते हैं तो ऐसे में हम जो है वो जो संविधान के जो सबसे बड़े संरक्षक रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर, उनकी प्रतिमा के नीचे हम आए, 2 मिनट का हमने मौन दिया, और हमें नहीं ज़रूरत है राजभवन की। वाकई एक गैर ज़रूरी संस्था है राजभवन, और जो पत्रकार वक्त उनके दरवाजे से ऐसे निराश लौट जाए तो आप सोच सकते हैं कि बाकी जो है आम लोगों की क्या कदर है। और अगर वो राजशाही में रहना चाहते हैं, वो आज भी सोचते हैं कि देश आज़ाद हो चुका है, अपना संविधान है, और संविधान के संरक्षक के तौर पर एक तरह से कहें कि उनको एक कि वहाँ तक बात पहुँचाई जाए। लगता है कि सबसे जो बड़े जो है जगह पे हमने बात पहुंचाई है, लेकिन अगर वहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं तो वैसे भी गैर ज़रूरी है और ज़रूरत भी नहीं है पत्रकारों को वहाँ पर जाने की। पत्रकारों को धमकियां मिलती हैं और धमकियां मिलना आम बात है, लेकिन धमकियों के बाद में यदि किसी पत्रकार का मौत हो जाता है, किसी पत्रकार की हत्या कर दी जाती है किसी ठेकेदार के द्वारा, ये बहुत दुखद है। क्योंकि हमारे बीच हुआ है, दीदी आप जर्नलिस्ट हैं, काफ़ी समय से पत्रकारिता कर रही हैं, कितनी चुनौती लग रही है पत्रकारिता में जब ऐसी घटनाएं सामने आ रही थी? बिल्कुल चुनौती है। मेरे साथ तो बल्कि ये है कि मेरे घर भी जो है वो गुंडे घुस गए थे, वो सभी को पता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ये आप देखिए मुकेश चंद्राकर की जो फोटोज़ वायरल हुई है, आप उनकी तस्वीरें देखिए और समझिए कि कितनी चुनौती है। और बस्तर में किस तरह की चुनौती है आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है मतलब किस नृशंसता से उसकी हत्या की गई है। और जो टंकी है, सेप्टिक टैंक जो है, उसमें डाल के रातों रात वहाँ पर पलस्तर कर दिया जाता है। तो हमको ये समझने की ज़रूरत है कि उसको ये मत सोचिए कि सिर्फ एक मुकेश चंद्राकर है। हम सभी को सोचना चाहिए कि ऐसी जगह जगह टंकियाँ खाली पड़ी हुई हैं, और जो भी गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, आप एक बार इमेजिन करिए कि मुकेश चंद्राकर की लाश के बदले जो है वो आपकी लाश पड़ी हुई है ना, आपके घर वाले, आपके आसपास। और समाज को भी सोचने की ज़रूरत है कि इस तरह इसको देख के समझने की, हमसे ज़्यादा समाज को दहलने की ज़रूरत है कि इस तरह की तस्वीरें जब आएगी तो समाज की आवाज़ कौन उठाएगा। हम नहीं डरते हैं, हम आवाज़ उठाएंगे, हम मजबूती से खड़े होंगे। हम मजबूती से खड़े हैं, इसीलिए तो हम इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। एक ठेकेदार की इतनी हिम्मत हो गई, और ये ठेकेदार ना कितना पुराना ठेकेदार है, अरबपति ठेकेदारी, अरबपति कैसे बना, जो एक SPO था। तो ये पूरा नेक्सस पता करने की ज़रूरत है, उसकी हिम्मत कैसे हुई। वो जानता था कि मुकेश चंद्राकर क्या है, उसके YouTube चैनल्स, उसकी पत्रकारिता सबने देखी हुई है। जो CRPF के जवान को एक छुड़ाकर लेके आया है, वो स्थानीय व्यक्ति है, उसको वो अपने घर में बुला करके, बाकायदा हिम्मत सोचिए कि वो बुला करके वहाँ पर जो है इस तरह से गाड़ देता है। तो हम सबको समझने की ज़रूरत है कि किस तरह की चुनौती है, हम कहीं भी सुरक्षित नहीं है। सोचिए, क्योंकि पत्रकार अपने लिए काम नहीं करता है, पत्रकार जो है जनता की आवाज़ उठाता है, पत्रकार जनता के लिए बात करता है। उस पत्रकार की आज मौत हो गई है। पत्रकारों में आक्रोश है, पत्रकार दुखी हैं, मैं भी दुखी हूँ, क्योंकि हमारे बीच का एक भाई था, हमारे बीच की एक भाई की मौत हुई है, हत्या कर दी गई है। उस पत्रकार की हत्या की गई है मुकेश चंद्राकर की, जो लगातार बस्तर में आदिवासियों की, आम लोगों की आवाज़ बुलंद करने का काम करता था। और भी लोग हैं, और भी लोगों से बातचीत करने का प्रयास करूंगा। वैभव भैया, पत्रकार मुकेश चंद्राकर की मौत के बाद पूरा जो पत्रकार लोग हैं, सभी पत्रकारों में आक्रोश है, दुखी हैं सभी। क्या लग रहा है, मुकेश चंद्राकर की मौत हुई है, मुकेश चंद्राकर की मौत की बड़ी वजह आपको क्या समझ आ रही है? देखिए, जो पहली और प्रारंभिक जो चीज़ें निकल कर सामने आई, उससे तो यही लग रहा है कि मुकेश चंद्राकर भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करते रहा है, और वो ऐसे भ्रष्टाचारियों के जो है निशाने पर रहा है। और शायद उन्हें पहले भी धमकियां मिलती रही है, लेकिन उन्होंने जोखिम लेते हुए अपनी पत्रकारिता को जारी रखा, और बहुत बेबाक अंदाज में आक्रामक तरीके से उन्होंने बीजापुर के भीतर अंदरूनी इलाकों में अपनी पत्रकारिता को जारी रखा। और आज देखिए कि हम सब ने जो है मुकेश चंद्राकर को खो दिया। यकीन नहीं होता कि जिनके संपर्क में वो पहले रहे हैं वो इस तरह की कृत्य को जो है अंजाम दे सकते हैं। बीजापुर एक छोटी जगह है, नक्सल प्रभावित इलाका है, और वहाँ बैठा हुआ कोई शख्स, कोई ठेकेदार, कोई रसूखदार, कोई पैसे वाला ये सोच लेता है कि हम एक पत्रकार को ठिकाने लगा देंगे तो बात बन जाएगी, पत्रकारिता खत्म हो जाएगी, पत्रकार लोग डरने लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। हम ऐसे जितने लोग हैं, गुंडे, बदमाश, अपराधी किस्म के लोग हैं, जो ठेकेदार हैं,
हैं, जो भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व रहते हैं या जो सरकारी संरक्षण में पलते हैं, वैसे लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि हम उनके किसी भी इस तरह की घटना से डरने वाले नहीं हैं। हम और मजबूती से उनके खिलाफ लड़ेंगे और मुकेश चंद्राकर को न्याय तो दिलाना ही है। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में निष्पक्ष पत्रकारिता की, ईमानदार पत्रकारिता की परंपरा को हम जारी रखेंगे। इससे पूर्व भी कई घटनाएं हुई है जिसमें हमने अपने पत्रकार साथियों को ऐसे ही गुंडे बदमाशों की वजह से खोया है। फिर चाहे वो बिलासपुर का सुशील पाठक हत्याकांड हो या गरियाबंद में उमेश यादव का हत्याकांड हो या फिर इससे पूर्व में जो है साई रेड्डी की जो है हत्या हुई हो नारायणपुर के भीतर में, उसमें तो वो नक्सली इन्वॉल्व हुए थे। लेकिन बाकी जगहों पर जो है हमने देखा है कि अलग अलग समय पे हम लोगों को जो है धमकियां मिलती रही है। मैंने खुद भी जो है अपने 16 साल की पत्रकारिता में कई धमकियों को देखा है, लेकिन मैं अपनी पत्रकारिता को जारी रखा हूं। और किसी भी पत्रकार साथियों को, अगर वो इस पत्रकारिता की फील्ड में हैं तो उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो जोखिम के साथ पत्रकारिता करते रहे। लेकिन ये भी जरूरी है कि सरकार ये सुनिश्चित करे, क्योंकि हम समाज के प्रतिनिधि होते हैं, हम समाज की चीज़ों को, समाज की व्यवस्थाओं को जो है लाते हैं, लिखते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं, जिस पर सरकारें अमल करती है, योजनाएं बनती है, उसका क्रियान्वयन होता है, उसका लाभ आम लोगों को मिलता है। तो ये जिम्मेदारी सरकार की पहली बनती है कि वो पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारिता की जो शर्तें हैं उसको वो पालन कराए, सुनिश्चित कराए कि वो पत्रकारों की सुरक्षा को फुलफिल करेगी सरकार। और किसी भी पत्रकार के साथ ऐसी कोई घटना घटे तो उस पर तत्काल और कड़ा एक्शन लेकर के कोई मैसेज दे, जिससे कि बाद में ऐसे लोग जो है सोचे कि हम ऐसी घटनाओं को अंजाम दे या ना दे। भैया, एक ठेकेदार के हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं कि एक पत्रकार को मौत के घाट उतार देता है और उसको एक टॉयलेट के भीतर में, टॉयलेट टंकी के भीतर में चुनवा देता है। इतना हौसला बुलंद कैसे हुआ होगा? इसके पीछे सरकारी विभाग के लोग भी रहे होंगे, क्योंकि जब वो ठेकेदार इतना बड़ा आदमी बना होगा तो इसके बगैर नहीं बन सकता। बड़ी टीम रही होगी, बड़ा साठगांठ रहा होगा, नेताओं का भी उनको स्वाभाविक है। उन्होंने पहले ये सोचा होगा, कोई योजनाबद्ध तरीके से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया, ऐसा प्रतीत होता है। क्योंकि जो घटना घटी, हमने देखा है कि ऐसी फिल्मों में ऐसी चीज़ें होती है। हमको दृश्यम फिल्म याद है कि किस तरीके से वहाँ पे लाश को ठिकाने लगाया जाता है, वैसे ही ठिकाने लगाने की कोशिश मुकेश चंद्राकर की लाश को किया गया था, लेकिन वो उसमें सफल नहीं रहे। अंततः उसकी बॉडी वहाँ से मिल गई। शायद मोबाइल लोकेशन ट्रेस नहीं होता तो हम मुकेश को इतनी जल्दी जो है खोज नहीं पाते, पता भी नहीं चल पाता है कि उनकी हत्या करके लाश यहाँ पे फेंक दी गई थी और उसको इस तरीके से ठिकाने लगा दिया गया था। मुझे लगता है कि वो उसका हौसला बताता है कि जब उसके पास पैसे ज़्यादा आ गए होंगे, उसके आसपास के लोग पावरफुल होंगे, रसूख ज़्यादा उसका होगा, उसको कहीं ना कहीं सरकारी संरक्षण प्राप्त होगा, तब जाके शायद उसने इस तरह के कृत्य के बारे में सोचा है। अन्यथा कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं सोच सकता कि उसकी हत्या भी कर दे और उसकी लाश को इस तरीके से ठिकाने लगा दे कि पानी सेप्टिक टैंक में फेंक दे और उसके बाद उसे चुनवा दे और उसे रातों रात प्लास्टर करवा दे और उसे वहाँ उसके बाद वो फरार हो जाए। हम इसके लिए मैं साधुवाद भी देता हूं अपने बीजापुर के पत्रकार साथियों का कि जिन्होंने पूरी एकजुटता के साथ इस घटना के पीछे वो लगे रहे और वो लगातार फॉलो करते रहे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। प्रशासन पे दबाव बना, पुलिस पे दबाव बना, जिसके बाद बहुत जल्दी चीज़ें हुई और ये पता चल पाया कि मुकेश हमारे बीच में नहीं रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा कि मुकेश ज़रूर चला गया है, लेकिन मुकेश जैसे और लोग और जाबाज लोग जो है उस बीजापुर में ज़रूर आएंगे और उसी आक्रामकता के साथ वो पत्रकारिता करेंगे और ऐसे भ्रष्ट, गुंडे, बदमाश, अपराधी किस्म के लोगों को सबक सिखाते रहेंगे, उनके मामलों को उजागर करते रहेंगे। पत्रकारों को धमकियां मिलनी आम बात हो गई है, क्योंकि पत्रकारों को धमकियां मिलते रहती है। पहली बार हुआ कि पत्रकार को मार दिया गया है। क्या लगता है इस घटना के बाद में सरकार जो है, सरकारी तंत्र जो है, पत्रकारों के लिए कुछ बड़ी कदम उठाएगी? कदम उठाना चाहिए, ऐसी उम्मीद भी हम करते हैं और यही वजह है कि आज हम लोगों ने रायपुर के भीतर में इसे लेकर एक विरोध प्रदर्शन भी किया। रायपुर प्रेस क्लब के बाहर हम लोगों ने धरना दिया, राजभवन तक हम लोगों ने शांति मार्च किया, अम्बेडकर जी की प्रतिमा के बाहर हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी, मौन धारण किया। मतलब ये साफ है कि हमें ये पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी आसपास की चीज़ों को ज़रूर देख रही होगी, हमारी गतिविधियों पर सरकार की नज़र होगी, हम क्या चाहते हैं, हम किस तरह की व्यवस्था छत्तीसगढ़ के भीतर में चाहते हैं, ये सरकार को पता। मुकेश चंद्राकर की मौत के बाद पत्रकारों में आक्रोश है, क्योंकि हमारे बीच के एक भाई की मौत हुई है। जो भाई यहाँ से रायपुर से कोई पत्रकार
बस्तर पहुंचते थे, बीजापुर पहुंचते थे, उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाते थे। राज्यपाल के गेट तक जाकर करेंगे भी क्या? बिल्कुल, लेकिन ये हमेशा के लिए होना चाहिए। ऐसे राज्यपाल के गेट तक जाकर करेंगे भी क्या? अगर वो हम लोगों से मिलना नहीं चाहते, हम लोगों को सुनना नहीं चाहते, वो छत्तीसगढ़ के भीतर में हो रही पत्रकारों की हत्या की त्रासदी को देखना नहीं चाहते, तो अपनी आंखों पे पट्टी बांध ले, राजभवन के बाहर जो है एक पर्दा डाल ले, ताकि हम जैसे पत्रकार अगर व्यथित होकर, आक्रोशित होकर अपनी पीड़ा को जाहिर करते हुए, दुख प्रकट करते हुए उनके दरवाजे पे आए, तो उनको हमारी पीड़ा सुनाई ना दे, वो कान पे अपने रुई लगा ले। हम लोग उनके दरवाजे पर जाना चाहते थे, वहाँ तक जाके अपनी पीड़ा को बताना चाहते थे। हम लोगों ने ये लिखित ज्ञापन लाया था। हम ये ज्ञापन में भी हमने बहुत संयमित भाषा में जो है उसको लिखा है। मैं एक बार आप सब पढ़ दीजिए, पढ़िए उसको, पढ़िए सुना देना चाहता हूँ, पढ़िए ताकि जो है किसी को ये एहसास ना हो। हम लोगों का शांति मार्च है। पत्रकार हमेशा शांति की राह पर चलने वाला व्यक्ति होता है। हम आप सबके जो है पुलिस हमारे साथी जो खड़े हुए हैं, हम उनके साथ किसी भी तरह का कोई दुर्व्यवहार नहीं करेंगे। हम अनुशासन में रहेंगे। अगर वो हमारा ज्ञापन नहीं ले सकते तो हम उनके ज्ञापन को देने के लिए जो है यहाँ पे याचना नहीं करेंगे। हम वापस अपने दर पे लौट जाएंगे। हमारी खबर ही हमारी ताकत है। हम वहीं से लिखेंगे और वहीं से बताएंगे कि दरअसल पूरे देश में संदेश जाएगा कि पत्रकारों का ज्ञापन नहीं लिया गया। बोलिए पढ़ने दो भाई। हमने राज्यपाल को जो ज्ञापन लिखा है रायपुर प्रेस क्लब और पत्रकार साथियों के माध्यम से, वो मैं पढ़ देता हूँ। प्रति माननीय रामेन डेका जी, राज्यपाल छत्तीसगढ़, विषय पत्रकारों की सुरक्षा संबंधित, संदर्भ पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या। महोदय, आपको पता ही है कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या की वजह मुकेश की निष्पक्ष और बेबाक पत्रकारिता रही है। उन्होंने बीजापुर क्षेत्र में भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर किया। इसकी कीमत उसे जान देकर चुकानी पड़ी। मुकेश की मौत देश की पत्रकारिता जगत में आक्रोश मुकेश की मौत से देश की पत्रकारिता जगत में आक्रोश और शोक व्याप्त है। यही नहीं, हमारे रायपुर प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष संदीप शुक्ला को भी गरियाबंद में भ्रष्टाचार का मामला उजागर करने पर वन विभाग के एक अधिकारी की ओर से जान से मारने की धमकी दी गई है। ऐसी ही धमकियां समय समय पर पत्रकारों को मिलती रही है। पूर्व और वर्तमान की घटनाओं से यह प्रतीत होता है कि पत्रकारों को धमकियां देना, मारना आसान हो गया है। इन परिस्थितियों में आपसे यह आग्रह है कि राज्य में पत्रकारों की सुरक्षा को आप सुनिश्चित कराने की दिशा में ठोस पहल करेंगे। अगर ये ठोस पहल भी अगर राज्यपाल नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे राज्यपाल के विवेक को हम प्रणाम करते हैं। हम लोग वापस चलते हैं, हम लोग वापस बाहर में रहिए और हम सब जो है इस ज्ञापन को वापस लेकर जा रहे हैं। राज्यपाल के जो है विवेक, उनका वही ध्यान करे, वो अपनी पार्टी को देखे, अपनी सरकार को देखे। हम पत्रकार अपनी पत्रकारिता एक चीज मैं और कहना चाहूंगा। आज इस जो हुआ है उस पर एक निर्णय हम लोग और लेते हैं। जब तक ये राज्यपाल रहेंगे, हम अपनी मांगों को लेकर, हम अपनी समस्याओं को लेकर राजभवन कभी नहीं जाएंगे। कवरेज नहीं रोक सकते, दो मिनट कवरेज नहीं रोक सकते क्योंकि कवरेज मैनेजमेंट का मामला होता है। मगर हम पत्रकार इनके राज्यपाल रहते तक कभी भी अपनी समस्याओं को लेकर नहीं जाएंगे। और मैं खुद यह घोषणा करता हूं कि 15 अगस्त 26 जनवरी में बुलाते हैं भोज के लिए, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। भाई ट्वीट करेंगे उसको सब टैग करेंगे अभी, है ना। हम लोग यहाँ से अम्बेडकर जी की प्रतिमा के पास चल रहे हैं, वहाँ पे मौन धारण करेंगे और मुकेश जी को श्रद्धांजलि।